हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे। डाल्टन का पूरा नाम है जॉन डाल्टन। इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे एटम के बारे में। इन्होंने कुछ बातें बताई थी जिनको हम बोलते हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ जॉन डाल्टन। ठीक है, तो इनके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, 5-6 पॉस्टुलेट्स, इनको देखते हैं। सबसे पहला पॉस्टुलेट ये है, मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कहने का मतलब ये है कि जो भी मैटर है, पिछले वीडियो में मैंने आपको मैटर के बारे में बताया था, तो कोई भी मैटर बहुत ही छोटे छोटे इनडिविजिबल और इनविजिबल पार्टिकल से मिल के बना होता है, जिसको हम एटम बोलते हैं। किसी भी मैटर की आप बात करो, आप इस नोटबुक की बात कर लो, इस पेन की बात कर लो, चेयर की बात कर लो, टेबल की बात कर लो, दुनिया में किसी भी चीज़ की बात करो, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जो कि एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। हम अपने नेकेड आई से भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इवन माइक्रोस्कोप से भी ये देखना बहुत मुश्किल है। एक एटम्स को देखने के लिए एक स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप आता है, जिसको हम बोलते हैं इस STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसके थ्रू हम देख पाते हैं एटम्स को। ठीक है, तो कोई भी मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल एंड इनविजिबल पार्टिकल, जिनको हम एटम बोलते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? इन्हीं को हम एटम्स बोलेंगे। ठीक है, ये एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, ये दिखाई भी नहीं देते हैं और इनडिविजिबल होते हैं। मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एटम की जब हम स्टेज पे पहुंचते हैं तो फर्दर डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, अगर इसको तोड़ेंगे छोटे छोटे हिस्सों में, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उसी स्टेज को हम एटम बोलते हैं। तो पहला पॉस्टुलेट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉस्टुलेट देखते हैं, जो कि है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे मैं कहता हूँ कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो अगर आप देखो तो शुरू में एक कार्बन था, और रिएक्शन होने से पहले भी हमारे पास कितना कार्बन था? एक। रिएक्शन के बाद भी एक कार्बन है। रिएक्शन के पहले 2 ऑक्सीजन का एटम है, रिएक्शन के बाद भी 2 ऑक्सीजन का एटम है। यानी कोई एटम ना तो एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ, ना इसमें से कोई एटम कम हुआ। ठीक है, अब अगर आप देखो तो टोटल यहाँ कितने एटम है? 3। और रिएक्टेंट साइड में 3 है, प्रोडक्ट साइड में भी कितने एटम है? 3 ही है। तो एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेकेंड पॉस्टुलेट। थर्ड पॉस्टुलेट कहता है हमसे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी एलिमेंट की अगर आप बात करो, अगर आप हाइड्रोजन की बात करो, या आप कार्बन की बात कर लो, या आप गोल्ड की बात कर लो, AU, गोल्ड को हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड का ये सिंबल होता है। ठीक है, आप सिल्वर की बात करो, सिल्वर को हम AG से लिखते हैं। कॉपर की बात करो, CU, इसको हम सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर को हम AG से लिखते हैं। और ये कॉपर, आगे मैं आपको एटॉमिक सिंबल पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस मैं आपसे करूँगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एलिमेंट की बात करो तो उनके एटम बिल्कुल एक जैसे होंगे। जैसे अगर मैं गोल्ड का टुकड़ा लूँ और इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ूँ, एटॉमिक स्टेज पर इसके पहुँचूँ, तो जितने भी एटम्स मुझे गोल्ड के दिखेंगे वो एक जैसे होंगे, दिखने में एक जैसे होंगे। जैसे शक्कर की अगर आप बात करो तो शक्कर का एक एक दाना बिल्कुल एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि शक्कर का एक दाना बहुत बड़ा है, एक दाना बहुत ही छोटा है। या आप सॉल्ट के रेत के कण की बात करो, सारा रेत एक जैसा दिखता है ना, शेप उनका आइडेंटिकल होता है। ठीक है, तो किसी भी एक एलिमेंट के सारे एटम जो होंगे वो दिखने में एक जैसे होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होंगी, उनका मास भी सेम होगा। अगला पॉस्टुलेट ये कहता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे मैं गोल्ड की बात कर लूँ, मैं गोल्ड ले लूँ एक एलिमेंट, और एक एलिमेंट सिल्वर ले लूँ, तो गोल्ड के एटम्स आपस में एक जैसे होंगे, लेकिन सिल्वर के एटम्स से काफ़ी अलग होंगे। ये इनका मास अलग होगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिल्वर एटम्स की, तो सिल्वर के एटम्स आपस में बिल्कुल एक जैसे होंगे। सभी सिल्वर के एटम्स, अगर मैं इस एटम और इस एटम की बात करूँ, तो इन दोनों का मास एक जैसा होगा, दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। पर ये दोनों गोल्ड के एटम से डिफरेंट है। मैं अगर गोल्ड का एक एटम ले लूँ, सिल्वर का एक एटम ले लूँ, तो ये दोनों आपस में डिफरेंट होंगे।
इनका दोनों का मास अलग अलग होगा, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका मास भी डिफरेंट होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अगला पॉस्टुलेट देखते हैं जो कि है एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। देखिए एटम्स जो होते हैं ना वो फ्रीली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, इसलिए एटम्स क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का आपको कंपाउंड मिलेगा H2O, ठीक है। जैसे कुछ एसिड्स की बात कर लें HNO3, नाइट्रिक एसिड हो गया, या वाटर हो गया। तो एटम्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं H2O में बात करूँ तो आपको दो तरह के एटम दिख रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन का है और एक दूसरा ऑक्सीजन का है। अगर मैं HNO3, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें आपको हाइड्रोजन का एटम भी दिख रहा है, नाइट्रोजन का भी दिख रहा है, ऑक्सीजन का भी दिख रहा है। तो अलग अलग एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक एटम जब एक दूसरे से कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे, तो वो कंपाउंड बनाएंगे। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, इसमें एक कार्बन का एटम है और दो ऑक्सीजन का एटम है, तो ये एटम्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लो, किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 लिखते हैं। अब इसमें देखो हाइड्रोजन के भी एटम है, सल्फर के भी एटम है और ऑक्सीजन के भी एटम है। आप कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करो जिसको CO से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें कार्बन का भी एटम है, ऑक्सीजन का भी एटम है। ठीक है, आप ग्लूकोज की बात करो, जो आप ग्लूकोज पीते हो, ग्लूकॉन डी वगैरह, C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है। तो अब इसमें देखो ग्लूकोज में कार्बन के भी एटम है, हाइड्रोजन के भी एटम है, ऑक्सीजन के भी एटम है। तो एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। दो या दो से अधिक एटम जब कंबाइन होंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे। यही पॉस्टुलेट हमसे कह रहा है कि एटम्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अगला पॉस्टुलेट क्या कहता है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी एक कंपाउंड के अंदर जो एटम होगा उनका नंबर कांस्टेंट होगा और एटम्स के जो टाइप्स हैं वो भी कांस्टेंट होंगे। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आप जब भी देखोगे तो उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, इसके अलावा कोई एटम नहीं आ सकता, इसके अलावा कोई और एटम नहीं आ सकता, या इसमें से कोई कम नहीं हो सकता कुछ। जैसे ऐसा नहीं हो सकता ग्लूकोज कल को आप इसको बोल दो, कल को आप उसको ग्लूकोज बोल दो, ये ग्लूकोज नहीं है। क्योंकि ग्लूकोज जब भी बनेगा तो कार्बन का 6 एटम, हाइड्रोजन का 12 एटम और ऑक्सीजन का 6 एटम के कंबाइन होने से ही ग्लूकोज बनेगा, ये ग्लूकोज नहीं है। वाटर क्या होता है, H2O। तो अब इसमें H2O में दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। तो अगर आप इसको H2O2 लिख दो तो ये वाटर नहीं होगा, फिर ये कुछ और बन गया। केमिस्ट्री में बहुत ये अच्छा रूल होता है, अगर आप ध्यान से समझो इस चीज़ को, कि वाटर जब भी हम वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं तो H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, हम H2O2 से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, या हम H5O6 से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ये कुछ अलग हो गया, ये वाटर नहीं है। आप कहोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, पर इनका नंबर चेंज हो गया। यहाँ पे वाटर तभी बनेगा जब दो हाइड्रोजन का आइटम और एक ऑक्सीजन का आइटम कंबाइन होगा। यहाँ तो 5 हाइड्रोजन का आइटम और 6 ऑक्सीजन का आइटम कंबाइन हो रहा है, इसका मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो हमारा एटम का टाइप है वो भी कांस्टेंट रहता है और एटम का नंबर भी कांस्टेंट रहता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड तभी बनेगा जब दो हाइड्रोजन का आइटम, एक सल्फर का आइटम और 4 ऑक्सीजन का आइटम कंबाइन होगा, तभी सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बनेगा, अदरवाइज सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बन सकता। अगर आप कहो कि मेरे पास हाइड्रोजन है, सल्फ़र नहीं है और ऑक्सीजन है, मान लो मैंने ये लिख लिया, लेकिन इसमें सल्फ़र नहीं है हमारे पास, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बन सकता। तो काइंड ऑफ एटम भी कांस्टेंट होगा और एटम का नंबर भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम और सल्फ़र के 1 एटम ही मिलके आपका सल्फ्यूरिक एसिड बना पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा हुआ या इससे कम हुआ तो हमारा मॉलिक्यूल नहीं बन सकता। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। HNO3 नाइट्रिक एसिड, अब मैं इसकी बात करूं तो नाइट्रिक एसिड तभी बनेगा जब हाइड्रोजन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 3 एटम और नाइट्रोजन का 1 एटम आपस में कंबाइन होगा। ठीक है, तभी हमारा नाइट्रिक एसिड बनेगा, अदरवाइज नाइट्रिक एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट की बात करें
तो CaSO4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट तभी बनेगा जब कैल्शियम का एक एटम, सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम कंबाइन होगा। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स के जो टाइप्स है वो भी कांस्टेंट होगा और एटम का जो नंबर होगा वो भी कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि कैल्शियम सल्फेट एक बार को ऐसे बन गया, कल को कैल्शियम सल्फेट आप ऐसे भी लिख दो CaSO6, आप इसको भी कैल्शियम सल्फेट बोलो, नहीं, ये गलत है। कैल्शियम सल्फेट हमेशा तभी बनेगा जब कैल्शियम का एक एटम, सल्फर का एक एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम कंबाइन होंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऑक्सीजन 4 की जगह 6 दे दो, या आपके पास 4 नहीं है तो आप कहो कि मेरे पास तो 2 ही ऑक्सीजन एटम है तो मैं इसको मिला दूँ तो ये कैल्शियम सल्फेट बन जाए, नहीं, ये गलत है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हमेशा तभी बनेगा जब कैल्शियम का एक एटम होगा और ऑक्सीजन के 4 एटम होंगे और सल्फर का एक एटम होगा आपके पास। तो ये रहा आपका डाल्टन का पोस्टुलेट्स। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें एक 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बता रखा है, जिसमें मैंने लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दोनों बताया था आपको। तो ये पूछता है इसमें कई बार क्वेश्चन कि डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है। तो ये वाला जो पोस्टुलेट है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये वाला जो पोस्टुलेट है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है। आपको ध्यान रखना है कि ये वाला पोस्टुलेट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद है तो मैंने आपको बताया था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कुछ ऐसा ही है ना, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो दोनों सिमिलर लग रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो डाल्टन का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट जो है वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये जो 6th वाला पोस्टुलेट आपको दिख रहा है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, तो ये वाला जो पोस्टुलेट है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अगर आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन याद है तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होते हैं बाई मास। ठीक है, तो ये जो 6th पोस्टुलेट है डाल्टन का, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ये पोस्टुलेट ये आपके लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक आध नंबर में ये आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट एक्सप्लेन करता है, तो आप सीधे ये पोस्टुलेट लिख करके आओगे। अगर आपसे पूछेगा कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट एक्सप्लेन करता है, तो आप ये लिखोगे, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। आई होप आपको डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी है वो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।